का वक्त हो चला है। जहरीली हवा क्या दवा? दरअसल ये सवाल दिल्ली एनसीआर में पूछे जा रहे हैं। इस पर विशेष बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। गैस चैम्बर जो आप सुनते हैं, दरअसल वही स्थिति देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये सांसों पर वार है। कौन जिम्मेदार है, ये सवाल पूछा जा रहा है। शुक्रवार यानी आज दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, इसके साथ साथ पूरा एनसीआर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर कैटेगरी में आज दर्ज हुआ है। दिल्ली में कई जगह का AQI 500 के पास पहुंच चुका है। गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इसके अलावा आपको बता दें पूरे एनसीआर में जहरीली हवा के चलते अंधेरा छाया हुआ है। एनसीआर गैस चैम्बर बन गया है। इधर ग्रैब का चौथा स्टेज भी लागू हो गया, लेकिन हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। और हालात को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। कई तरह के प्रतिबंध हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सांसों पर जो वार हो रहा है वो कब तक होगा और आखिर इसका कसूरवार कौन है? क्योंकि इस पर सोच विचार विमर्श तो काफी अरसे से हम देख रहे हैं। उसका लाभ क्या हुआ, रिजल्ट, आउटपुट क्या रहा? दरअसल आज ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है जब दिल्ली इस प्रकार की नजर आती है। ये देखिए, गैस चैम्बर बनी हुई, धूप निकल रही है कि नहीं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो गैस जिसने पूरे एटमॉस्फेयर को घेर रखा है उससे छनकर आए तब तो ये हालात हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, यहां तक कि पूरे एनसीआर में ये हालात हैं। मेरे साथ अलग अलग जगहों से मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। आपसे परिचय करवा दूं, पल्लवी झा को आप देख सकते हैं, मेरी सहयोगी। तमाम जानकारियों के साथ अब तक सरकार ने क्या कुछ किया इस मसले पर मौजूद है। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक अलग लोकेशन से। यूसुफ है हमारे साथ, विमल कौशिक, राहुल पांडे मुंबई से, आर्थिक राजधानी में भी वहां पर क्या स्थिति हम जानेंगे। और विमलेंदु झा हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे मौजूद, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनसे भी जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक एक करके तमाम लोकेशन से वहां का AQI क्या है वो हालात ले लूं, उसके बाद पल्लवी आपके पास आती हूं। ऋषिकेश कहां मौजूद हैं आप? वहां पर जरा बताइए जब आप लोग, क्योंकि मास्क जो है वो ऑन हो गया है और जो मेरे सहयोगी बाहर है उनसे तो मैं ये कहूंगी कि मास्क पहन लीजिए, क्योंकि ये बेहद खतरनाक स्थिति है, बेहद गंभीर। तो फिर ऋषिकेश में आप ही से शुरुआत कर रही हूं, क्या हालात हैं, लोग क्या फील कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी संसद भवन जो विजय चौक है, लुटियन जोन का सबसे जो VVIP इलाका है प्रदूषण के लिहाज से, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। एयर इंडेक्स क्वालिटी यहाँ 500 के पार है। सामने देखिए संसद भवन है और इसके ठीक बगल में राष्ट्रपति भवन है। ये पूरे इलाके में आमतौर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पानी का छिड़काव सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रदूषण कंट्रोल करने के जितने भी साधन हो सकते हैं वो तमाम होते हैं, लेकिन ये सबसे जो क्रीम कहा जा रहा है वहाँ पे 500 के पार है एयर जो इंडेक्स है। और बार बार ये अपील की जा रही है कि जो लोग हैं मास्क का प्रयोग करें। आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है। आम पब्लिक को कहा गया है कि आप घरों से न निकले। सुबह से मैं लगातार अलग अलग रामलीला मैदान में था, इस लुटियन जोन के अलग अलग इलाकों में था, और सुबह से कवर करते करते हमारी आंखें लाल हो गई है, आंखों में चुभन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसका नतीजा है। जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है, कांग्रेस इस पे राजनीति शुरू कर दी है। चूंकि इस बार मौसम है, त्योहारों का वो लेट है। पंजाब में पराली अभी 1-2 दिनों के बाद जलना शुरू होगा, कुछ किसानों के जो फसलें अभी खेतों में हैं, तो उसके बाद ये प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा। लेकिन बार बार दिल्ली में प्रदूषण क्यों होता है, इस तरीके के गैस चैम्बर में हम क्यों रहने को मजबूर होते हैं? ये हर जगह का ये हाल है ऋषिकेश, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाह रही हूं। एक बार नोएडा से विमल कौशिक मौजूद हैं हमारे साथ। देखिए अब स्क्रीन पर आपको पर्यावरणविद विमलेंदु झा जी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कोशिश करेंगे एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी भी जुड़ जाएं। लेकिन पहले मैं अब विमल आपके पास आ रही हूं, वहां का AQI जल्दी से बता दीजिए, क्या महसूस कर रहे हैं आप बाहर फील्ड पर? जी बिल्कुल, देखिए AQI तो अगर बात करें पूरे दिल्ली NCR में शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां 400 के नीचे हो। यहां पर भी अमूमन ऐसे ही हालात है, 400 के आसपास AQI लेवल बना हुआ है, जिसमें PM 2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है उसी का लेवल ये मैं बता रहा हूँ। PM 10 तो 500 के आसपास पहुंचा हुआ। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो आज मुझे सड़कों पर देखने को मिली, क्योंकि हम दिल्ली के कई इलाकों में गए हैं, यहाँ पर जो स्टेज 3 लागू किया गया ग्रैब का,
उसका असर कहीं दिखने लगे, क्योंकि पाबंदियां तो हैं केवल कागजों में, असल में सड़क पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो BS3 और BS4 के पेट्रोल और डीजल व्हीकल को ना चलने की बात थी, बैन करने की बात थी, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे कहीं पर भी, कि ना कहीं चेकिंग चल रही हो, कहीं इस तरह की कवायद चल रही हो कि BS3 और BS4 के व्हीकल को रोका जा रहा हो या उन्हें समझाया जा रहा है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन की भी तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर भी ऐसा कोई नहीं लग रहा कि कोई रेलवे का प्रोजेक्ट हो, कोई हाईवे का प्रोजेक्ट हो, सड़क पर खुदाई चल रही है। यानी कि पाबंदियां सिर्फ अभी तक जो लग रहा है कि ग्रैब 3 में जो पाबंदियां की बात कही गई है, सही सवाल आप विमल उठा रहे हैं कि जब ग्रैब 4 लागू हो चुका है तो फिर यह हालात क्यों हैं? और MCD स्कूल्स को भी बंद करना पड़ा है। आपको बता दें, दिल्ली में तो बंद करना पड़ा है, नोएडा में अभी स्कूल्स बंद नहीं हुए हैं। ऑनलाइन मोड में क्या स्कूल्स आएंगे, ये नोएडा में क्या इसकी कब से परमिशन दी जाएगी, कब से शुरुआत होगी? मैं एक बार नोएडा का रुख कर लेती हूँ। यूसुफ हमारे साथ है, नोएडा का हाल बता दीजिए यूसुफ। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यूसुफ, थोड़ा सा दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। GC गिलानी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख लेते हैं। डॉक्टर GC गिलानी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। डॉक्टर साहब, पहला मेरा सवाल, 400 के आसपास AQI का होना यह कितना खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, ऐसा है कि आशा बात है 400 तो खतरनाक है ही, लेकिन मैं तो अक्टूबर के शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ, जब AQI 150-200 के आसपास था, तब भी मैंने देखना शुरू कर दिया था कि मेरे OPD में 30 से 40% अटेंडेंस बढ़ गई थी। वो भी पेशेंट थे जो कि पहले स्टेबल थे, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस और COPD के थे, जो कि सांस की तकलीफ से मेरे पास आए। उसमें वो भी लोग थे जिनको फेफड़े की कोई तकलीफ नहीं थी, जिसके बावजूद भी उनका गला खराब, खांसी, सांस में तकलीफ होना, वीजिंग और ये सब बीमारियों को लेके तब भी आ रहे थे। लेकिन अब तो बहुत ही बुरा हाल है कि लोग ICU में एडमिट हो रहे हैं और उनके जो इनहेलर्स नॉर्मली वो लेते हैं वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होते जा रहे हैं। और हमारे पे हॉस्पिटल में ICU में भी पेशेंट जो है ना, एल्डरली जो है निमोनिया से एडमिट हो रहे हैं। ये इसका जो मेन कारण है वो वायु प्रदूषण ही है। एक और बात हुई है जो इस साल मैंने नोटिस करी है कि जो वायरल इन्फेक्शन 5-6 दिन में नॉर्मली ठीक आता है जी, उनकी खांसी महीना चलती रहती है, रात भर वो सो नहीं पाते हैं और उनको एंटीबायोटिक का 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स लेते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। काफी टाइम हमें इनहेलर्स और कई बार हमें स्टीरॉइड्स भी शॉर्ट टर्म के लिए यूज करने पड़ रहे हैं। तो इसका सिर्फ ये बीमारी पे इसका असर नहीं है, हमें जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, उससे हमें ये भी पता है कि इसमें मौत की दर भी बढ़ जाती है। और शिकागो स्टडी में आपको पता ही है कि हर भारतीय का जीवन काल 5.3 साल कम हो रहा है। दिल्ली ये तो है सर, लेकिन जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, जरा उसका जल्दी से जवाब दे दीजिए, ताकि मैं, क्योंकि हमारे साथ पर्यावरणविद जो विमलेंदु झा जी वो भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाऊंगी, वक्त की भी थोड़ी सी कमी है, इसलिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो 3 हफ्ते से ज्यादा लंबी खांसी होती है तो वैसे इंसान को टेंशन हो जाती है। आप कह रहे हैं कि ये नॉर्मल वायरल्स की तरह ठीक नहीं हो रहा, ये तो खिंच रहा है, लंबा खिंच रहा है। ऐसी स्थिति में डरना, क्या ना डरे आम इंसान? और खुद इलाज किस प्रकार का करना है घर में? ये जो हम कोरोना के वक्त जो हिदायतें दी जा रही थी, क्या वही अभी भी प्रभावी हो जाता है? नहीं, देखिए, इसमें एक ये है कि मैंने जो पाया कि जो इन्फ्लामेशन होता है एयरवेज में, उसका हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको फ्रैक्शन ऑफ एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड या फिनो कहते हैं। जब इन पेशेंट्स का मैंने वो टेस्ट कराया तो उनको बुखार नहीं था, लेकिन वो उसकी जो मात्रा थी, जो उसका लेवल था, वो बहुत हाई था। जो प्रश्न आपने पूछा, सबसे पहले तो ये जो कफ सिरप्स होते हैं जो हम लोग खांसी के लिए सब लोग केमिस्ट से जाके ले आते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। एंटीबायोटिक्स का भी कोई फायदा नहीं होता। लोग 3-3 कोर्सेज एंटीबायोटिक लेने के बाद हमारे पास आते हैं। अगर आपको वीज हो रही है, अगर आपको रात को सोने में दिक्कत हो रही है, खांसी बिल्कुल रुक नहीं रही है, तो आप खुद दवाई ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें और उसकी ठीक से जांच कराएं। कि ये ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण के चलते हुए कोई बीमारी मिस हो जाए, TB मिस हो जाए, कैंसर मिस हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यावरणविद विमलेंदु झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। अब विमलेंदु जी, ये अचानक सर्दी जैसे ही आती है, ये जो हालात हम देख रहे हैं कि गैस चैम्बर पूरी दिल्ली NCR जो है गैस चैम्बर, मतलब आप बाहर देखते हैं
अगर सुबह उठकर तो आपको डर महसूस होता है कि ऐसी स्थिति, तो ऐसा वातावरण नजर आता है। ये ठंड आते ही, क्योंकि हल्की सी अभी तो ठंड की सुगबुगाहट है, ये जो शुरुआत हो रही है क्यों हो रही है? क्या इतना पोल्यूशन है कि उसका असर पहले नहीं, अब अचानक से ठंड आते ही दिखना शुरू हो जाता है? देखिए, सही बात है कि वेदर कंडीशंस के कारण हमें पोल्यूशन दिखने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदूषण पूरे साल नहीं रहता है। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे अक्टूबर महीने का देखें, फॉर एग्जांपल पिछले महीने का एक भी दिन ऐसा नहीं था जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे था या गुड एयर डे था। तो ये एक पेरेनियल प्रॉब्लम है, एक नॉर्थ इंडियन प्रॉब्लम है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा है और उसके स्रोत भी जो हैं, हम बार बार जो है हम पराली के बारे में बात तो करते हैं, पराली का कंट्रीब्यूशन है। 10-15 दिन तक हम देखते हैं कि पराली जलाने का जो काम पंजाब में और हरियाणा में और बाकी जगहों पे होता है, लेकिन जो अपने सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर के, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज हैं और रोड साइड डस्ट है, या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकुलर पोल्यूशन, लगभग 30% प्रदूषण जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन का है। साथ ही साथ बायोमास बर्निंग है, ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं जो साल भर हमारी आबो हवा को खराब करते हैं। और वेदर कंडीशन के कारण जब हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, मॉइस्चर कंटेंट रहता है, और साथ ही साथ विंड डायरेक्शन भी हम के बारे में बात करते हैं, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, ये कंबाइन होकर के दिल्ली का पूरा अभी अगर आप पिछले 3 दिन की हालत देखें तो हवा पूरी तरह से एक ट्रैप हो रखी है दिल्ली में। और जिसका जो मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो दिल्ली का अपना सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। कुछ इफेक्ट रीजनल है। देखिए, हवा की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है। ऐसा नहीं कि ये हरियाणा की हवा है और उत्तर प्रदेश की हवा है या दिल्ली की हवा है। एक शेयर्ड एयर शेड में हम लोग सब लोग रहते हैं। इसीलिए इसकी सामूहिक जिम्मेदारी जो है, एक सामुदायिक जिम्मेदारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव जिम्मेदारी बनानी बहुत आवश्यक है और उसकी समझ बनानी भी बहुत आवश्यक है कि सरकारें सिर्फ अक्टूबर नवंबर के माह में ही क्यों जगते हैं, क्यों हम नी जर्क रिएक्शन करते हैं। रिएक्टिव अप्रोच पोल्यूशन के प्रति नहीं हो सकता है, बल्कि एक सिलसिलेवार तरीके से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हर साल हम और आप और बाकी सारे लोग प्रदूषण के बारे में चर्चा करते हैं। और जैसी स्थिति है, बाय द वे 400-500 नहीं, बहुत इलाकों में PM10 का जो लेवल है वो 999 के पार हो चुका है। 999 के पार होने का मतलब है कि हमारे जो मीटर्स हैं, हमारे जो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, वो सिर्फ 3 डिजिट तक रन करते हैं। तो नहीं पता वो 1500 है या 2000 है। तो बहुत ही भयावह स्थिति है। सर, इन जानकारियों से ज्यादा जरूरी अब ये हो जाता है कि हम बचाव कैसे करें। जल्दी से ये बता दीजिए, घर से बाहर निकलते वक्त अगर इस पर आप कुछ लोगों को बता पाए, क्या खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखें इस वक्त, बाहर ना जाएं, बाहर जाए तो क्या मास्क पहने, क्या करें? देखिए कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं कि घर पे ही बैठें, क्योंकि लोगों का रोजगार है। मैं और आप और कुछ लोग तो शायद वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या फिर रेहड़ी पटरी वाले हैं या बाकी जो लोग हैं जो काम पे जाते हैं, वो घर से काम नहीं कर सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन ही नहीं है कि हम घर पे बैठ जाएं। लेकिन हाँ, जिनके पास ये ऑप्शन है कि वो घर पे रहते हैं या रात के टाइम में हम अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें, बाहर जब जाते हैं तो N95 मास्क का प्रयोग करें। और साथ ही साथ इस साल नहीं, अगले साल के बारे में सोचें, अपने ग्रीन कवर के बारे में सोचें, अपने सोर्स व्हीकुलर पोल्यूशन के बारे में सोचें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, लड़ाई अगले साल की भी है, अगले के अगले साल की भी है। और जब तक हम वो लड़ाई लड़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन आगे नहीं आएगा। और ये सोचकर डर लगता है कि अगर बड़ों का ये हाल है, बाहर निकलते ही छोटे छोटे मासूम बच्चे, उन पर इसका कितना बैड इफेक्ट होगा, ये अपने आप में डराने वाली बात है। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है, विमलेंदु जी, पल्लवी इस पर हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगी, मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं। पल्लवी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो काफी लंबे अरसे से अगर ध्यान दें तो वो अलर्ट कर रहे हैं, वो हरियाणा से चाहे बातचीत करनी हो, पराली ना जले, इसको कैसे कम किया जा सकता है, या फिर अलग अलग सरकारें क्या स्टेप उठा सकती हैं, उसको लेकर के वो थोड़ा एक्टिव तो दिखे हैं और एक समय से दिखे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ा उसका? ग्रैब 4 लागू हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है? स्थिति तो जस की तस, ढाक के 3 पात, चाहे पिछला साल या इस साल। बिल्कुल, और पिछला साल ही क्यों, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले कई सालों से दिल्ली की स्थिति कोई बदली नहीं है, बल्कि स्थिति खराब ही होती गई है। बल्कि दावे ज़रूर हुए हैं कि थोड़ा बहुत सुधार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके की फ़िलहाल स्थिति है आशा, ये सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं है, उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त चपेट में हैं। चाहे आप पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, और चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें, जगह जगह पर प्रदूषण का वही
हाल है, और हाल इस वजह से है क्योंकि देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण का नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण राज्य सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ जो सब्जेक्ट है वो राज्य का होता है। बेशक केंद्र ने एक कमेटी बनाई थी, आज से अगर मैं सही हूँ तो 4 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में कई पॉइंट्स रखे गए थे जिससे कि राज्यों को ये कहा गया था कि इसको फॉलो करें और उसके जरिए प्रदूषण को कम करने की कवायद करें। उसके बाद क्या हुआ कि CAQM बनाया गया, यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया। जो आप देख रही हैं कि ग्राफ जैसे लागू हो रहा है वो उन्हीं के आधार पर लागू किया जा रहा है। वो जो है स्थिति को देखते हुए ग्राफ को ऑर्डर देती हैं कि इसको लागू करने का समय आ गया और राज्य सरकारें लागू कर देती हैं। लेकिन कमोबेश हालात तो बदले नहीं हैं। क्यों नहीं बदले हैं? तो कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करती हूँ कि देखिए, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि चूंकि पराली सबसे ज़्यादा वहाँ जलाई जाती है, इसकी वजह से दिल्ली NCR में हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आंकड़े सामने आए हैं, 1 तारीख में रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाई गई है, जबकि सरकार ने ये दावा किया और ये वादा किया कि किसानों को कई तकनीक और ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे कि पराली को जलाने की समस्या जो है उससे न सिर्फ उनको निजात मिले बल्कि पोल्यूशन का जो खतरा बरकरार रहता है वो पोल्यूशन का खतरा भी कम हो जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि भाई ग्रैब 3 जब लागू हुआ तो उसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये होता है कि जब ट्रैफिक शुरू हो उससे पहले आप दिल्ली NCR में पानी का छिड़काव कर दे। और ये सिर्फ दिल्ली NCR के लिए नहीं है आशा, ये तमाम राज्यों के लिए है। जहाँ जहाँ प्रदूषण का खतरा दिख रहा है वहाँ छिड़काव करिए, लेकिन उस छिड़काव से कुछ नहीं हो रहा है। स्टोन क्रशर जो होते हैं उनको मना किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि कई जगहों पर स्टोन क्रशिंग भी हो रही हैं। ट्रैफिक की समस्या हद से ज़्यादा है। अच्छा, फिलहाल जब ग्रैब 3 लागू हुआ है तो BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल जो है उसको रोका गया है, यानी कि इन गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस बार अगर हम बात करें पर्यावरणविदों की या फिर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं पर्यावरण पर, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चूंकि इस बार पोस्ट मॉनसून जो है वो काफ़ी डिले है, यानी उसकी वापसी जो है वो काफ़ी डिले हुई है। जाहिर तौर पर अगर वो डिले होगा तो ये जो मौसम इस वक्त आप दिखाई पड़ रहा है, जो दिवाली से पहले ही आपको दिख गया, वो इस तरीके से आएगा और वो उस तरीके से आया भी। यानी पर्यावरण विदों ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि हालात इस बार प्रदूषण को लेकर खराब हो सकते हैं क्योंकि ठंड जो है दस्तक पहले दे देगी। अमूमन जो है नवंबर लास्ट तक ठंड की दस्तक होती थी, लेकिन उसकी सुगबुगाहट जो है वो पहले ही आपको दिखाई पड़ने लगी, महसूस होने लगी। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, यानी पारा लुढ़केगा और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कम हो जाती है तो जो पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट में सिर्फ PM 2.5 और PM 10 की ही बात नहीं है, ऐसे और भी पॉल्यूटेंट्स है। कहा जाता है कि PM 1 भी ऐसे खतरनाक हैं कि वो शरीर के अंदर कुछ इस तरीके से पेनिट्रेट करते हैं कि शरीर का हर भाग जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाता है। यानी अगर किसी को अंडरलाइंग डिजीज है, इसको ऐसे समझिए कि डायबिटीज का कोई पेशेंट है, जो अभी हाल में एम्स की स्टडी भी आई थी कि अगर कोई डायबिटिक है तो उसके अंदर प्रदूषण की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, यानी शरीर में कई परेशानियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी और वो अस्पताल तक चला जाएगा। इस पर GC खलियानी सर बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि देखिए, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, जिनको एलर्जी है, जो एजमेटिक हैं, वो तमाम लोग जो है इस वक्त हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि AQI लेवल 500 ऊपर चला गया है। तो सरकार जो कहती है और करती है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए हो जाता है कि देखिए, आप कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर आदमी कैसे इस्तेमाल करे, क्योंकि हर जगह तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उस तरीके की सुविधा भी नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी कम है। आपने इस वक्त ये जरूर किया कि दिल्ली मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 ट्रिप बढ़ा दी, तो क्या 20 ट्रिप बढ़ा देने से क्या समस्या कम हो जाएगी? नहीं, वो पहले भी हर एक पॉइंट जो है वो आपने उठा दिया कि कहां पर कमी रह गई, कहां क्या किया गया, दावे किए गए, हकीकत क्या है, वो तमाम चीजें खुलकर निकलकर सामने तो आ गई आपकी बातों से। लेकिन जब सरकारें अब चिंता जता रही हैं, जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी चिंता जता रहे थे, अभी स्कूल चल ही रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के, दिल्ली में MCD स्कूल तो बंद किए गए, नोएडा में अभी कोई ऐसा फैसला लिया नहीं गया। ये बीच बीच में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि प्रदूषण से खुद का बचाव कैसे करें, लेकिन छोटे बच्चे क्या करें जो स्कूल जा रहे हैं, और उसको लेकर के कब तक फैसला हो सकता है। मेरे साथ यूसुफ जुड़े हुए हैं, नोएडा का हाल बताइए यूसुफ। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर AQI किस स्तर पर पहुंचा है, कितना खतरनाक है, और क्या जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है स्कूलों को लेकर, ऑनलाइन मोड में जा सकते हैं स्कूल्स?
जी बिल्कुल, जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो यहाँ पर दिन पर दिन जो है वो बदतर होती जा रही है। कल नोएडा जो है देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर रहा है। आज जो ग्रेटर नोएडा के हालात हैं वो बेहद ख़राब है। ग्रेटर नोएडा की जो स्थिति है, ग्रेटर नोएडा के दादरी और टेक जोन 5 ये जो इलाके हैं ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड आज नापे गए हैं, क्योंकि स्थिति ये है कि जो सड़कों पे विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो अभी तो थोड़ा रिलीफ मिला है, क्योंकि जो स्मॉग है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी सुबह के टाइम पे जो थी ये बहुत कम विजिबिलिटी थी, 300 से 400 मीटर की थी। जो सामने आप तस्वीरों में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग मुझसे करीब कम से कम 400 से 500 मीटर दूर है, लेकिन पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, और आसमान में एक जो स्मॉग की चादर है वो पूरी तरीके से छाई हुई है, जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। हालांकि इसमें दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश का नोएडा और गाजियाबाद, क्योंकि इसमें क्या है कि जो जितने लोगों का ट्रांजिट जो है दिल्ली से नोएडा जाते हैं और नोएडा से दिल्ली आते हैं, तो काफ़ी तादाद में जो लोग हैं, मतलब एक जैसी सुविधाएं हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। जैसे दिल्ली में जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार या यहाँ के लोकल जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी कोई इस तरीके का निर्णय नहीं लिया है। लेकिन जब जिला प्रशासन से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कुछ एक रिपोर्ट की बात जरूर कही है कि एक रिपोर्ट मंगाई जाएगी, जिसमें शाम तक ये तय कर दिया जाएगा कि आगे स्कूल खोलने हैं या फिर बंद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो काम है, जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, और उनसे करीब पिछले 1 महीने के अंदर 1 करोड़ से ऊपर का जो जुर्माना है वो भी वसूला गया है। साथ ही हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां जो है की जा रही हैं। करीब 85 गाड़ियां यहाँ पर पानी के छिड़काव के लिए लगाई गई हैं, वहीं कुछ गाड़ियां सड़कों की सफाई के लिए लगाई गई हैं, लेकिन प्रदूषण का जो स्तर है वो इतना हाई है, और कि ये जो इंतजाम है सरकार के वो कहीं ना कहीं बौने दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर क्योंकि कितने भी इंतजाम कर लीजिए, इन हालात के आगे सब कुछ, वो प्रकृति जब अपना रूप दिखाती है, रौद्र रूप, तो उसके आगे सब बेबस नजर आते हैं। वही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। राहुल पांडे मुंबई से, आर्थिक राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये पॉल्यूशन AQI मैटर कर रहा है कि नहीं मुंबई में? वहां पर ये कोई इशू है या नहीं? कितना है AQI? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि अगर दिल्ली और मुंबई की तुलना की जाए तो मुंबई में वो स्थिति नहीं है जो दिल्ली में है, लेकिन हाँ, पिछले साल की अगर तुलना की जाए, पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल मुंबई में हवा जो है वो जहरीली जरूर हुई है। फिलहाल मुंबई का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 से 170 मौजूदा समय में चल रहा है, लेकिन मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं, जैसे गोवंडी हो गए, चेंबूर हो गए, बांद्रा ईस्ट हो गए, मलाड हो गए, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब हुआ है। 200 से 250 तक के बीच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है। लेकिन अगर गुरुवार की बात कर ले तो गुरुवार के दिन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे खराब हुआ था, 300 तक जो है वो पहुंच चुका था। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर प्रशासन भी जो है काफी चिंतित है। कुछ दिनों पहले ही BMC ने मीटिंग ली थी, और किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए उस पर जो है चर्चा हुई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जो है, जहां पर मुंबई के ऐसे कुछ इलाके हैं, मुंबई मुलुंड इलाका हो, चेंबूर इलाका हो, वहां पर बड़ी मात्रा में जो है निर्माण परियोजनाएं चल रही है। वहां पर मुंबई ऐसे 5 जगह है मुंबई में BMC जहां पर जो है वो वायु शोधक स्थापित करने का विचार कर रही है। इसके अलावा हाइपर डेटा कलेक्ट करने के लिए BMC की ओर से एक कमांड कंट्रोल भी बनाया जा रहा है। 2 दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की खराब होती हवा पर जो है इस पर संज्ञान लेते हुए जो 3 लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी, इस पर सुनवाई की बॉम्बे हाईकोर्ट ने, और सीधे सीधे प्रशासन पर जो है फटकार लगाई है। प्रशासन से सवाल किया है कि जो मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हवा गुणवत्ता जो है खराब हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC, महाराष्ट्र सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो है जवाब मांगा है, जिस पर 6
तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है। एहतियातन के तौर पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो भी क्रिकेट विश्व कप के मैच होंगे वहां पर पूरी तरह से बीसीसीआई ने आतिशबाजी न करने का फैसला जो है वो लिया है। जी आशा, आप बने रहिएगा राहुल हमारे साथ। मैं अब विमल कौशिक का रुख करना चाहती हूँ, मेरे एक और सहयोगी। विमल, मतलब ये विडंबना ही कही जाएगी, फिट इंडिया मूवमेंट हम सुनते हैं। अब योगा करिए, चाहे जिम जाइए, बाहर घर से निकल के ही जाएंगे। आप रास्ते पर अगर दौड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको बाहर ही जाना है। योगा करिए तो घर में तो खुद ही पोल्यूशन है, घर का भी माहौल कहाँ अब सुरक्षित रह गया है। ये तमाम चीजें जो है, इसको क्या कहा जाए, ऐसी परिस्थितियों में ये वर्क फ्रॉम होम, क्या इस पे अब विचार किया जा सकता है? अगर इसमें बाहर इंसान निकलेगा इस हवा में तो वैसे ही जीते जी मर जाएगा, नहीं तो 10 बीमारियों का शिकार हो जाएगा, अस्पताल पहुंच जाएगा। तो फिर ऐसे फिट इंडिया मूवमेंट का जरूरत ही क्या पड़ता है? दूसरा, वर्क फ्रॉम होम, इन सारे ऑप्शंस पर क्या विचार किया जा रहा है सरकारों की तरफ से, और कितने प्रभावी रूप से? क्योंकि सिर्फ बंद कर देना, ग्रैब 4 लागू कर देना, इस स्तर तक हम आ चुके हैं, इससे कोई लाभ नहीं हुआ, ये पता चल चुका है और ना आगे दिखेगा, और बारिश के भी आसार नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जो विडंबना यही है कि अभी दिल्ली वालों को राहत इसलिए मिलती नजर नहीं आ रही क्योंकि ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट करने वाला है, ना ही कोई तेज हवा चलेगी जो पोल्यूशन को आगे बढ़ाकर ले जाएगी। तो फिलहाल दिल्ली वालों के लिए अगले 10 से 15 दिन ऐसे ही बीतने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल दिल्ली के लोगों के सामने, दिल्ली एनसीआर के लोगों के सामने के 10 दिन बाद दिवाली है। पिछले साल की भी बात करें तो दिवाली पे हालांकि रोक थी पटाखों पर, लेकिन उसके बावजूद भी जमकर पटाखे चले, जिसके बाद अगले दिन का जो माहौल था उसको लेकर वाकई में कई सवाल खड़े हुए। लेकिन वो तस्वीर दिवाली से 10 दिन पहले ही अगर हो जाए तो दिवाली पर क्या हालत होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, ग्रैब 3 की जो स्टेज 3 लागू की गई है उसमें कई तरह की पाबंदियां हैं। अगर 4th स्टेज लागू की जाएगी तो उसमें ऑड इवन जैसी चीज़ें हैं, वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी नौबत ना आए। क्योंकि अगर सरकारें पहले से ही कदम उठाना शुरू कर दे, क्यों वाकई में कुछ और लोगों ने भी यही बात कही कि अक्टूबर नवंबर में से पहले ही क्यों जागते, क्यों नहीं पूरे साल भर इसके लिए कवायद की जाती कि आखिर कहाँ चूक हो रही है। तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लेकिन उसके बावजूद अगर पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा तो कहाँ ऐसी चूक हो रही है, कहाँ जो नियम बनाए गए हैं उनको पूरा करवाने में लापरवाही हो रही है। तमाम चीज़ों पर गौर करना होगा, एक ठोस रणनीति पर काम करना होगा, बाकायदा सख्ती से नियम लागू करने होंगे। क्योंकि ग्रैब 3 की स्टेज अगर लागू की गई है उसका असर यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रोक है, जिस तरीके से BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल व्हीकल उनके चलने पर रोक है, लेकिन वो रोक को लागू कौन करवाएगा, कैसे ये लागू होंगी, कैसे सड़कों पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि BS3 और BS4 की जो गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल की वो ना चले, कैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाकर कोई एक्शन होगा। क्योंकि इस तरह के लिए जब तक कोई प्रॉपर इसके लिए एक रूपरेखा नहीं बनती, इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनती ठोस, तब तक सवाल तो अभी यही है कि गंभीरता आखिर इसको लेकर के कुछ करने की गंभीरता आखिर कितनी है, कितनी संवेदनशीलता है। क्योंकि सरकारें तो चुनाव में व्यस्त है, सिंगरौली पहुंच गए कल अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ, और यहां केंद्र सरकार अलग डूबी हुई है चुनाव के मोड में। तो फिर कितना विचार किया जाएगा आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर, इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, क्या इसकी चिंता है भी हमारी सरकार को? बड़ी बात ये तो फिर अपनी सुरक्षा अपने हाथ, इतना याद रखिए। इसलिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए घर से बाहर जाएं तो। और आपको क्या क्या करना है लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं, तो क्योंकि जानकारी के अभाव में दुर्घटना भी हो जाती है, तो बिल्कुल इसका ध्यान रखिए। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं, देखिए जो हाल है AQI का पैमाना, पहले तो उस पर नजर डाल लीजिए। देखिए अगर 0 से 100 तक आप जाते हैं तो ये ठीक माना जाता है, यानी कि न्यूट्रल माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद अगर आप 100 से लेकर के 200 तक जाते हैं तो ये मध्यम हो जाता है, मध्यम क्वालिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है इसे। इसके बाद 200 से 300 तक अगर आप जाएं तो इसे खराब श्रेणी में माना जाता है, और अगर 300 से 400 तक आप जाते हैं तो ये बेहद खराब श्रेणी मानी जाती है। और यही हाल अभी है जिसका सामना दिल्ली NCR में किया जा रहा है। आम आदमी परेशान है। अब देखिए, अब एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग जगहों पर, चाहे दिल्ली की बात कर लें या फिर नोएडा के, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी है। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली की बात करें, आनंद विहार में 805, मतलब अगर इस हवा में कोई सांस लेता है तो वो समझ लीजिए कि
दुनिया में शायद जितनी बीमारियां हों, ऐसी बीमारियां एक इंसान को घेर ले, इसलिए बेहद सुरक्षित रखना खुद को जरूरी है। आरके पुरम का हाल देखिए। आरके पुरम में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 658 दर्ज की गई है, कहीं ज्यादा है ये जो लेवल होता है सुरक्षित, जैसा हमने आपको दिखाया पैमाना। इसके अलावा देखिए इंडिया गेट की अगर बात कर ली जाए, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, 541 एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहां पर टूरिस्ट पहुंचते हैं घूमने के लिए, बाहर से लोग आते हैं, इंडिया गेट पहुंचते हैं। अब देखिए द्वारका के एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं 516 दर्ज किया गया, यानी गंभीर से अति गंभीर श्रेणी में हर जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त है। रोहिणी में कितना है, रोहिणी में 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये भी बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। और आप कोई भी जगह उठा के देख लीजिए, इस वक्त यही हालात है, चाहे वो ओखला की बात कर ली जाए, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको नजर आ रहा है 601, तो 500 से ऊपर हर जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स जा चुका है। पूसा रोड देखिए, यहां पर 454 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और इसको लेकर के सरकारों की गंभीरता कितनी है, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या स्टेप हो सकता है, फौरी तौर पर राहत कैसे मिलेगी, बारिश होने के आसार नहीं है, जैसा कि मेरी सहयोगी भी बता रही थी। आनंद विहार जैसा हमने बताया 805। मैं पल्लवी का रुख करना चाहती हूं, एक बार फिर मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं, और एक तरीके से पल्लवी आप एक्सपर्ट भी हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं, जो गंभीरता, इससे अस्पतालों में अब कैसी भाग मचेगी या आईसीयूज में क्या स्थिति है, इससे पहले हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हुए थे उन्होंने बताया। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ये पिछले अगर 8 साल आप याद करें तो ये 8 सालों के दरमियान ही हुआ है। उसके पहले शायद ऐसी खबरें ना हम पढ़ते थे ना लोगों को बताते थे, मुझे जहां तक याद आता है। तो फिर ये इन 8 सालों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि हालात बद से बदतर हो गए और दिल्ली को हम गैस चैम्बर कह रहे हैं? इसका एक शब्द में जवाब कहूँ तो लापरवाही सरकार के फ्रंट पर, लापरवाही आम लोगों के फ्रंट पर। लेकिन बड़ी लापरवाही सरकार के फ्रंट पर हुई, जिसकी वजह से आज जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं अलग अलग इलाकों में कि AQI लेवल क्या है, वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। और शायद अभी भी सरकारें चेते नहीं हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और ऐसे में हालात जो हैं वो इतने ख़राब हो सकते हैं कि हो सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है वो 30% से बढ़कर 50% तक चला जाए। और ये भी कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो लोग हेल्दी हैं वो लोग भी गंभीर से गंभीर बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। और जाहिर तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जो हालात है उसमें फौरी राहत कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जहरीली हवा का गुब्बार बना हुआ है उसमें आप स्प्रिंकल करके वाटर नहीं कर सकते। सप्रेसेंट का इस्तेमाल भी होगा तो भी एयर क्वालिटी को नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि आप साल भर सोते रहते हैं। और जब आप साल भर सोएंगे और चाहेंगे कि 2 महीने में प्रदूषण को रोक लें और कवायदे कर लें, तो वो नहीं किया जा सकता है। ये सरासर कहा जा सकता है कि सरकार ने लापरवाही बरती। और बेशक कमेटीज़ बनाई गई, मीटिंग्स ली गई, लेकिन ज़मीन पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देने की कोशिश करती हूँ कि देखिए इस वक्त जो हालात हैं, दिल्ली NCR हो चाहे बाकी राज्य हो, उसमें AQI लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर हवा तेज़ नहीं होगी तो जाहिर तौर पर ये पोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रिंकल करेंगे, वहाँ थोड़ी देर के लिए जो है वो पोल्यूशन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन फिर वो प्रदूषण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल्स हवा में, इस तरीके से ठहरे होते हैं कि जैसे आप देखिए आशा, मैं हाथ ऐसे कर रही हूँ, इस वक्त पॉलिटन जो है मेरे हाथ में हजारों आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त सस्पेंडेड है, ये नीचे नहीं जा रहे। नीचे मतलब कि बैठ नहीं रहे, ना ही ये हवा की बहाव से निकल रहे हैं। यानी कि आबो हवा में मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ, PM2.5, PM10 और बाकी जितने कण हैं उनसे। तो यानी कि देखिए जो बीमारियां हैं उनको बढ़ाने में ये बहुत तेज़ी से काम करता है। एक महत्वपूर्ण बात GC खिलानी ने कही कि इस बार आप देख रहे हैं कि वायरल फीवर जो है काफ़ी एक्सटेंडेड है। इन्फ्लुएंजा वायरस हो रहा है, वो भी एक्सटेंडेड है। क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि सर्दी खांसी जुकाम जो 1, 2 या 3 दिन रहती थी, वो आपको 15 दिन क्यों ले जा रही है? तो ये जो छोटे छोटे कण आपके शरीर में जाते हैं, वो शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि एक तरीके से कहे तो शरीर के भाग को इस कदर फुला देते हैं जिससे कि बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती हुई चली जाती है। इसलिए मैं एक चीज सवाल पूछना चाहती हूँ। विमल भी हमारे साथ है, यूसुफ भी हमारे साथ है, दोनों जगहों पर, क्योंकि मुंबई की स्थिति फिर भी बेहतर है। तो इसलिए पहले विमल आप बताइएगा, कोई गाइडलाइन आई है क्या? ये जो हम तस्वीरें बीच बीच में और दर्शक भी देख रहे होंगे, बीच बीच में दरअसल जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें साफ देखने को मिल रहा है कि
आम लोग जो हैं वो बाहर रनिंग करने के लिए, सुबह जॉगिंग करने के लिए निकल रहे हैं। पता ही नहीं लोगों को कि ये जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। भले हम साल दर साल इसकी बात करें, ये कितना ज्यादा आपके फेफड़ों पर असर डाल रहा है, कितना संक्रामक है, कितना आपको बीमार कर सकता है। ऐसे में कोई गाइडलाइन अभी तक जारी हुई है विमल? जी बिल्कुल, गाइडलाइन तो कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर्स इसको लेकर लगातार चेता रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि इस समय अगर आपने एक्सरसाइज की तो आपको स्वस्थ करे ना करे लेकिन बीमार जरूर कर देगी। खासकर अगर आप जॉगिंग पे जाते हैं या फिर घर में भी एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा देर तक ना करें, ज़्यादा ऐसे काम ना करें जिससे आपकी सांस फूले। ये लगातार डॉक्टर्स चेता रहे हैं और घर में रहकर ही एक्सरसाइज करें, बाहर ना निकले। बाहर जा रहे हैं तो N95 या फिर P100 मास्क लगाकर निकले। लेकिन जो गाइडलाइन सरकार को बनानी चाहिए वो डॉक्टर्स चेतावनी के जरिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो वाकई में जो आप स्वास्थ्य के लिए अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य सही करने मतलब के ये बजाय गूगल बिगाड़ करिए, रहे हैं आम और आदमी हालात को अपने भरोसे पर छोड़ दिया गया है कि आपकी जान है तो आप फिर आप ही की जिम्मेदारी है। ये इस तरीके का पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। बहरहाल मेरे पास वक्त क्योंकि इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर स्थिति को सामने लाने के लिए। और मैं उम्मीद ये करती हूं कि जो दर्शक देख रहे होंगे, आप गाइडलाइंस खुद क्या हमने कोरोना के वक्त फॉलो की या पिछले साल जो गाइडलाइंस हमने फॉलो किए थे कि कितना खतरनाक हो सकता है खुद में बाहर निकलना, इस तरीके से खुली हवा में सांस लेना, योगा करना, जॉगिंग करना, ये कितना खतरनाक हो सकता है। जागरूक बनिए, क्योंकि वोट मांगने के लिए आपके घर घर जाएंगी ये सरकारें, लेकिन जागरूक करने के लिए घर घर जाने के लिए वॉलंटियर्स नहीं है, क्योंकि आपकी जान है तो आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। एक छोटा सा ब्रेक।